अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की इस नई वीडियो में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स आए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कुछ नए सवालों को सॉल्व करके कुछ नई बातें सीखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पहला सवाल है, अ बॉम्ब ऑफ मैस 9 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मैसेज 3 kg एंड 6 kg। 9 kg का बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है 3 kg और 6 kg में। वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड। डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 6 kg। अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसने जो बात आपसे पूछी है वो काइनेटिक एनर्जी पूछी है। अब हमें पहले तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं कहता हूं, मैं इसको लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी 2, क्योंकि ये दूसरा पार्ट था ना, तो वो बराबर होगी हाफ m2 v2 स्क्वेयर। अब m2 तो मेरे पास मौजूद है कि वो 6 kg है, ये v2 का क्या करना है, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले मुझे v2 कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सवाल को। हम लोग ये कहते हैं कि जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस होती हैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करता है। अब हम लोग 9 kg का मैस जो मौजूद था उसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाला पोर्शन एक्सप्लोजन से पहले हम ज्यूम करते हैं कि ये स्टेशनरी था, तो ये बॉम्ब जब स्टेशनरी था तो mv 0 हो गया। तो अब मैं इसको 0 लिखकर लिख सकता हूं m1 v1 प्लस m2 v2। अब v2 किसके बराबर हो जाएगा? v2 बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ m1 v1 डिवाइडेड बाय m2 के। नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। तो हम लोग इसी से को इग्नोर करते हैं नेगेटिव साइन को। m1 3 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी थी जी? 16 मीटर पर सेकेंड। और m2 कितना है आपके पास? m2 आपके पास मौजूद है 6 kg। कैंसिलेशंस, तो v2 बिकम्स इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। अब आए काइनेटिक एनर्जी वाले पोर्शन पर। अब जब मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और 6 kg मैस था, 8 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ गई, तो मैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करता हूं। हाफ m2 की वैल्यू आपके पास 6 और v2 की वैल्यू आपके पास 8 और 8 का आएगा स्क्वेयर। इसे कैंसिल आउट कर दें। जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पे 3 आ गया। 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। गुड। अब आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 और 12 वाला 1 यहां पर आ जाएगा 192 जूल्स। यानी यहां पर ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज p and its kinetic energy is E. If momentum becomes 2p, its kinetic energy will be। अब आपने बताना है जनाब क्या बनेगा। यहां पे हमें याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ जो है वो p स्क्वायर ओवर 2m है। अब एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक और रिलेशन भी तो है ना। हम ये भी तो कहते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ pv। ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये रिलेशन हमने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि उसने कहा फॉर ए बॉडी। जब उसने कहती है ना फॉर ए बॉडी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उसका मैस जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब उसका मैस अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर इसका मतलब हम वो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। इस रिलेशन में क्या मसला है? इस रिलेशन में v के साथ क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता चल रहा, सो हम इस रिलेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें बेस्ट रिलेशन जो है वो p स्क्वायर ओवर 2m ही है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। उसने कहा मोमेंटम को 2p कर दिया। जब मोमेंटम को 2p कर दिया आपने तो ये बन गया हमारे पास 2p होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये बन गया मेरे पास 4p स्क्वायर ओवर 2m। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं ये जो 4 और 2 नजर आ रहा है ना ये आपस में डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं डिवाइड होगा। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पर से एनर्जी की फॉर्मेशन बनानी है। क्योंकि एनर्जी इसके बराबर थी तो अब मैं लिख सकता हूँ कि जो नई एनर्जी थी मेरे पास E प्राइम, हम उसको कह देते हैं, ये बन गई 4
ई के बराबर। सो यहां पे हम ये कहते हैं कि ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। ये बिला वजह कैंसिलेशन नहीं करते फिर नहीं कि जनाब हम ये कहें कि जनाब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं होंगे कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट नहीं होंगे? उसकी वजह ये कि हमने जो एक्चुअल फॉर्मेशन थी इनिशियल रिलेशन की वो डेवलप किए बगैर फाइनल रिलेशन डेवलप कर ही नहीं सकते। सो जो असल में रिलेशन था ना p²/2m, उसको कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है। वो बन गया, उसे साइड पे कर दें। बाकी अब जो भी कोफिशिएंट डेवलप हो रहा है उसको रिलेट करें इनिशियल वैल्यू के साथ। अगला सवाल बड़ा मशहूर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कहते हैं इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, आपने लीनियर मोमेंटम को 20% इंक्रीज कर दिया, देन फाइंड आउट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 20, 44, 54 या 65%। अब देखें, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है p²/2m। इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर रही है मोमेंटम के साथ नहीं, मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। अच्छा, मुख्तलिफ लोग इस सवाल को मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। जो मेथड मुझे सबसे आसान लगता है वो ये है कि p की वैल्यू इंक्रीज होकर बन गई p प्लस 20% ऑफ p, यानी अब आप इसको लिख सकते हैं p प्लस 0.2p। 20% ऑफ p मतलब 0.2p, तो ये बन गया आपके पास 1.2p। इसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन स्क्वायर के साथ है। आप इसका स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, अब ये भी एक मसला है जी कि 1.2 का स्क्वायर कैसे लें। तो आप 1.2 का स्क्वायर ना लें, आप इसको ऐसे लिखें 10, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लें। 12 का स्क्वायर आसान होता है, 144 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको सॉल्व कर लें, 1.44, तो ये बन गया आपके पास 1.44p²। आपने यहाँ पे क्या किया, स्क्वेयरिंग की। जब आपने स्क्वेयरिंग की तो आपके पास अब p, जैसे p² था तो अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 1.44p²। अब सिचुएशन क्लियर होती जा रही है। अब आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को आपस में से माइनस कर दें, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वाला फॉर्मूला। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है बेसिकली, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.44p² आ जाएगा। आप इस वाले फैक्टर को छोड़ें, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ज़रा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। ये कितना बन जाएगा 44%। यही बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है, यानी 44%। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि कोई भी वैल्यू हो, मतलब ये तो उसने कहा ना 20% ना हो, x% हो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर वो कहते हैं x% इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम p प्लस x% ऑफ p इनको ऐड करें, उसके बाद उसका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करने के बाद उसे फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कर दें, और जब वो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा तो फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट जो भी कोफिशिएंट बन रहा होगा उसकी परसेंटेज रिजल्ट बन रहा होगा, आपके पास वही फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा। यानी जैसे यहाँ पर 44% है, अगर ये 10% इंक्रीज होता तो यहाँ पे गालिबन 21% बन रहा होता। अगर ये आपके पास 30% इंक्रीज होता तो यहाँ पे 69% इंक्रीज आ रहा होता एनर्जी में। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास आती है। When a wheel 1 meter in diameter makes 30 revolution per minute, the linear speed of point on its rim is। अब देखें लीनियर स्पीड किसके बराबर होती है, लीनियर स्पीड बराबर होती है r ओमेगा के। r की वैल्यू क्या है, ये उसने आपको डायमीटर बताया, रेडियस नहीं बताया। तो रेडियस कितना है यहाँ पर, रेडियस है 0.5 मीटर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 30 रेवोल्यूशन 2 पाई मिनट 60 सेकेंड। ये बन गया आपके पास अब रेडियन पर सेकेंड में, कैंसिलेशन, और आपके पास ये बन गया 6π/6 यानी पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें तो v किसके बराबर बन गया 0.5 इंटू पाई, और
जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली बात बड़ी क्लियर हो गई कि 0.5 पाई कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी से अच्छी तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रही यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। बड़ा दिलचस्प सवाल है, किसी हद तक मुश्किल भी है। कहते हैं द टू स्प्रिंग मैस सिस्टम्स शोन इन द फिगर ऑसिलेट्स विद द पीरियड टी, मतलब जब ये कंबाइन है तो टाइम पीरियड है टी। इफ वन स्प्रिंग इज यूज्ड द टाइम पीरियड विल बी। अब देखें टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम जो होता है ना, ये होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k। अब आपके पास ये जो स्प्रिंग कनेक्टेड है ना दोनों आपस में, ये सीरीज में लगे हुए, ये दोनों स्प्रिंग आपस में सीरीज में लगे हुए। अब जब आप इन स्प्रिंग्स को सेपरेट करते हैं ना, तो जब आप इनको सेपरेट करते हैं तो स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन कहते हैं जस्ट लाइक जैसे कैपेसिटर्स नहीं होते उसकी तरह का होता है। तो वो जो नया एक सिंगल स्प्रिंग के साथ जो नई आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, वो बन जाएगी यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट, वो बन जाएगी आपके पास 2k के बराबर। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर मैं फर्ज कर लूँ कि ये जो थे 1/k प्लस 1/k इज इक्वल टू 1 ओवर k प्राइम, तो k प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, k प्राइम आप इसको सॉल्व कर लें, ये k 1 ओवर k प्राइम, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 ओवर k प्राइम, यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, और जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये बन जाएगा k प्राइम इज इक्वल टू k/2। अब k की वैल्यू जब मैं इसको यहाँ पर ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है इसको छोड़ दें, अभी आप इस k को छोड़ दें, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये आपके पास ये जो k प्राइम है ना, बेसिकली ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। जब आप इसको रिप्लेस करते हैं तो जो नया टाइम पीरियड आपके पास आ रहा होगा ना, वो नया टाइम पीरियड आपके पास आ रहा होगा 2 पाई m ओवर 2k। अब जब मैं इस रिलेशन को देखता हूं तो ये बन जाता है 2 पाई m ओवर k इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। मैंने स्क्वायर रूट 2 वाला फैक्टर अलग कर दिया। अब इस रिलेशन को देखें, यहां पर इसको इस्तेमाल करें तो t प्राइम इज इक्वल टू t ओवर स्क्वायर रूट 2। ये वाला फैक्टर ना जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है कि आपके पास जब स्प्रिंग्स सीरीज में लगे हुए होते हैं ना, तो उसमें उनका जो रिलेशन बन रहा होता है ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, वो कैपेसिटर जैसा होता है, वो रेसिप्रोकल्स के सम वाली बात होती है इसके अंदर। तो उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करके ये कहते हैं कि यार वो जो एक स्प्रिंग था ना, उसका इफेक्ट किसके बराबर होगा। तो अगर सारे स्प्रिंग्स का मिला के कॉम्बिनेशन k के बराबर था ना, तो फिर वो जो एक स्प्रिंग था उसका इफेक्ट उसका डबल हो रहा होगा। तो फिर अब हम जब इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। A pendulum undergoing simple harmonic motion, the velocity of the bob is mean position is v. If now amplitude is doubled, keeping the length same, its velocity at mean position will be. अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि velocity at mean position मैक्सिमम होती है, और वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है x नॉट ओमेगा के बराबर होती है। अब अगर बड़ा क्लियर हो गया, अगर आप x नॉट यानी एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी डेफिनेटली डबल हो रही होगी। ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया है तो आपके पास वेलोसिटी भी डबल हो रही होगी, यानी ऑप्शन सी यहां पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन के तौर पर अपीयर होगी। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन है, इसको देखें, समझें, अच्छे से इन टेक्निक्स को याद रखें, रिलेशंस को याद रखें, क्योंकि रिलेशंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इन रिलेशंस को याद किए बगैर तो कैलकुलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन सारे सवालों पर नज़र रखें, खासतौर पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उनको याद रखें, कब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये आइडिया बड़ा क्लियर होना चाहिए, तभी हम सही तौर पर सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो भरपूर तरीके से सीखिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, शानदार तरीके से खुद को प्रिपेयर करके एंट्री टेस्ट में अपीयर हों। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।